अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सिविक्स का लेसन नंबर 1 जो हमने पढ़ा था उसका अभ्यास यानी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर करने हैं हमें। तो चलिए कॉपी पर हम इन्हें शुरू करते हैं। लेसन का नाम डाल लीजिए आप और अभ्यास लिख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि सार्वभौमिक यानी सभी का, वयस्क यानी अडल्ट यानी जब आप 18 के हो जाएं तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपना नेता चुन सकते हैं। उसको हम वोट डालने का राइट कहते हैं। वोट डालते हैं ना सभी बड़े, आप तो नहीं डालते होंगे अभी, आप छोटे हो, लेकिन जो आपके घर में बड़े हैं वो तो डालते होंगे जी। जब आप भी बड़े हो जाएंगे तो आप भी डाल सकेंगे। तो लिखते हैं उत्तर, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। समझे आप, ये सभी के लिए है, इक्वल है सभी के लिए, ये राइट। नंबर 2, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। सभी का एक समान है ना, या सभी को एक वोट मिलता है, ऐसा तो नहीं कि कोई 2 डाल सकता है या कोई 10 डाल सकता है। ये सबका सेम है राइट, चाहे वह कुछ भी हो, कोई भी पोस्ट पर हो, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपना प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करता है। हम अपना नेता खुद करते हैं। ये सबको पता होगा कि इंडिया जो है हमारा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। ये बुक में आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिए आप। चलिए अब हम आंसर लिखते हैं अपना। हेडिंग डाल लेंगे आप ब्लैक पेन से जी। पहला पॉइंट है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। पहला क्या है उसके अनुसार कि भेद नहीं करेगा कोई भी। धर्म तो समझते होंगे आप, मज़हब, मूलवंश यानी कि कौन सी जाति का है, कौन से कुल का है, इसके हिसाब से भी कोई भेद नहीं होगा। लिंग यानी कि स्त्री पुरुष में से भी किसी को कोई भेदभाव नहीं होगा कि जी पुरुष को ज़्यादा मिले या स्त्री को ज़्यादा मिले या किसी को कम मिले, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भेद नहीं करेगा। ये आपका लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 15 में। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता। दुकानों समझ गए आप, सार्वजनिक भोजनालय, रेस्टोरेंट वगैरह या होटल जहाँ पर भी लोग, आम इंसान जाकर कभी भी खाना खा सकते हैं, उस तरीके से जो भी प्लेस हों। और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जैसे मॉल वगैरह जाते हैं आप, या मूवी देखने जाते हैं या घूमने जाते हैं, कोई भी प्लेस हो सकता है, उसमें सभी की एंट्री है। ऐसा नहीं कि आप उसमें किसी धर्म को देखकर भेजेंगे या लेडीज़ जेंट्स को देखकर भेजेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्णतः या अंशतः यानी कि पूरी तरह या किसी आधे अधूरे तरीके से। राज्य निधि से निर्मित कुओं, तालाबों, स्थान घाटों, ये सब भी क्या है, पब्लिक प्लेस हैं। सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस। सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यानी कि कहीं कुआं है, अगर कोई गांव है या तालाब है या स्नान घाट हैं जहां लोग नहाने वगैरह जाते हैं, सड़कें हैं, इन सभी जगहों पर सभी की जाने की अनुमति होती है, किसी को आप नहीं रोक सकते। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जो हमने बुक में 2 स्टोरी पढ़ी थी उनसे रिलेटेड है ये। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। उत्तर, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति का अनुभव निम्न रूप से समान था। पहला देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के अन्य उच्च वर्णों के छात्रों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षकों के द्वारा भी उससे झाड़ू लगवाई जाती थी।
उसी तरह से अंसारी दंपति को भी लोग अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। ठीक है, उनके साथ भी भेदभाव हो रहा था और अंसारी दंपति के साथ भी भेदभाव हो रहा था। अब किस बेस पे हो रहा था वो देखिए। दूसरा पॉइंट, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया जा रहा था कि आप किस जाति के हैं, नीची जाति के हैं, ऊंची जाति के हैं, ये वाला जो भेदभाव होता है उनके साथ वो हो रहा था। जबकि अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार धार्मिक कारणों से किया जा रहा था कि आप किस धर्म के हैं, कि ये धर्म नीचा है या ये धर्म ऊंचा है, या ये धर्म के लोग ये नहीं कर सकते, ये धर्म के लोग यहाँ नहीं रह सकते, उस आधार पर उनसे भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, आंसर समझ गए आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। ये एक सेंटेंस है पूरा। ठीक है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? कथन मीन्स सेंटेंस। इस सेंटेंस से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों ज़रूरी है सबका समान होना? ठीक है, उत्तर देखिए। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं। इससे तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक, यानी कि कितने भी बड़े पद पर हो या फिर एक कॉमन इंसान हो, सभी बराबर हैं। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह के दंड देने का प्रावधान है। यानी कि ये नियम है कि अगर कितने भी पोस्ट पर, ऊंची पोस्ट पर है या फिर कितनी भी नीची पोस्ट पर है या एक कॉमन इंसान है या कुछ भी है, अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो सभी के लिए एक जैसी सज़ा है। 2 देखिए, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यानी कि जो सज़ा मिलेगी तो सबको एक जैसी मिलेगी, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में यह संदेश जाता है कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है और इस कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का। इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है। यानी कि समानता जो की जाती है, समान अधिकार या समान सज़ा जो मिलती है, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बुक में देखिए पहले आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ये कानून बनाया गया था 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है। यानी कि अब आपने वो तो पढ़ लिया, स्त्री पुरुष वगैरह या जाति धर्म। अब एक होते हैं विकलांग, अब उनको भी समान राइट्स दिए गए, क्योंकि भाई वो भी तो इंसान है, चाहे उनके अंदर फिज़िकली कोई कमी है, लेकिन उनको इस चीज़ का कभी एहसास नहीं दिलाना चाहिए। ये भी अपराध है। समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल के मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। यानी कि जो बच्चे इस तरीके से विकलांग होते हैं उनकी फ़ीस नहीं लेनी चाहिए, उनको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। ये सब कानून के अंतर्गत है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। कानून कहता है कि अगर आप जैसे स्टेयर्स बनी होती हैं, शायद किसी स्कूल में आपने देखी भी नहीं होंगी, गवर्नमेंट स्कूल में देखी होंगी या हॉस्पिटल्स में देखी होंगी कि जीना होता है स्टेयर्स, उसके साथ साथ एक रास्ता ढलान का होता है जिस पे आप जो लोग व्हील चेयर वगैरह यूज़ करते हैं वो भी उस रास्ते से आसानी से जा सकें, खुद ही चले जाएं। ये नहीं कि कोई उनको लेकर जा रहा है, वो खुद से भी जो जा सकते हैं, व्हील चेयर वगैरह चलाते हैं तो वो जा सकते हैं। ये देखिए आपकी बुक में ये एक फ़ोटो दी गई है, ये फ़ोटो, इसमें क्या हो रहा है, जीने से इस बच्चे को गोदी में उठाकर लाया जा रहा है। ये व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और क्योंकि ढलान नहीं है इस तरीके से उतार कर लाया जा रहा है। ये फ़ोटो देख लिया आपने, चलिए। और ये कानून भी समझ गया आपकी, कानून है। अब आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो कॉपी में आपको किस तरीके से करना है, पहले ये लिख लेना है मैटर, उसके नीचे आपको फ़ोटो लगाना है। कौन सा, ये वाला फ़ोटो आपको फ़ोटो स्टेट करवा कर यहाँ लगाना है। अब ये मैंने छोटी सी जगह दी है, लेकिन आप उतनी बड़ी जगह छोड़ें जितने में आपका ये फ़ोटो आ जाए। फ़ोटो लगाएं और उसके नीचे फिर ये क्वेश्चन लिखें। ये क्वेश्चन है आपका, चित्र को देखिए
और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है? ये आपसे पहला क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आपको लग रहा है चित्र को देख के कि कानून का पालन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन किया जा रहा है वह भवन में आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है, कि हमें क्या करना चाहिए ताकि वो अपने आप से बिल्डिंग में जा सके और उतरकर वापस आ सके। उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारना, जैसे कि इस फोटो में हो रहा है, उठाकर ला रहे हैं ना, उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है। तो ये तीनों प्रश्न के हमें उत्तर लिखने हैं। चलिए देखते हैं इसके उत्तर। चलिए तीनों के आंसर देखते हैं। उपरोक्त चित्र में विकलांगता कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। पूछा था ना कि किया जा रहा है, तो आप लिखेंगे नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भवन में ढलान नहीं बना हुआ है, इसीलिए बच्चों को सीढ़ियों के माध्यम से लाया जा रहा है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले का आंसर हो गया आपका 2। देखिए, विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी से भवन में आने जाने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर ढलान या लिफ्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या बनाना चाहिए हम उनके लिए? ढलान वाले रास्ते बनाने चाहिए जिसमें सीढ़ी ना हो, या फिर लिफ्ट होनी चाहिए। पूछा था ना आपसे कि क्या करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसे सीढ़ियों से उठाकर लाने ले जाने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वो सोचता है कि क्या मैं इतना भी कैपेबल नहीं हूँ, इतना भी काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने आप से अपने जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकूँ। उसको बुरा लगता है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वह अपने को अक्षम मानने लगता है। एक होता है सक्षम, ये उसका उल्टा है अक्षम। ठीक है, कि मैं कमतर समझने लगता है अपने आप को, कि मैं दूसरों से कम हूँ, मेरी टांगों में या किसी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, मैं विकलांग हूँ, तो क्या मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, जिससे उसका आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। उसका मन जो है आत्मबल होता है हमारा, जिससे हम स्ट्रांग रहते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, वो उसका आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। उसे बार बार सीढ़ियों से चढ़ाने और उतारने से दुर्घटना हो सकती है। इसी तरीके से अगर रोज़ उसे लाया जाए, ले जाया जाए दिन में 2 बार या 3 बार, तो क्या हो सकता है कभी कभी हमारे हाथ से छूट कर वो गिर भी सकते हैं, जिससे उसे शारीरिक चोट पहुंच सकती है। अगर ऐसा हम रोज़ करने लगें या गलती भी, हादसा है, एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, तो वो गिर जाएं और उनको चोट भी लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है लेसन नंबर 1 की। इसको कॉपी पे कर लीजिए सभी बच्चे, और फ़ोटो ज़रूर लगाएं आप इस क्वेश्चन को करने से पहले फ़ोटो कॉपी करा कर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।